चीज़ों से नई दिशा दी, भारत को एक नया रुख दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को सिर्फ अगर कश्मीर के रुख से देखने की कोशिश की जाए तो कश्मीर में लोकल ट्रेनों की शुरुआत, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत और ये सभी कुछ इन तमाम तर कामों का प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सेहरा डॉक्टर मनमोहन सिंह के सर जाता है। जम्मू श्रीनगर 4 लेन नेशनल हाईवे की तामीर और तरक्की हो या उधमपुर न्यू दिल्ली उत्तर संपर्क क्रांति की शुरुआत हो या फिर कश्मीरी पंडितों के लिए जगती टाउनशिप की तामीर हो, मनमोहन सिंह हर जगह नजर आएंगे। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से भागकर आए हुए लोगों को रिलीफ पैकेज देने का मामला हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे आगे नजर आएंगे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हो या फिर सैटेलाइट टाउनशिप की तामीर का काम हो, हर जगह मनमोहन सिंह की यादें मौजूद हैं। कश्मीर के अलहदगी पसंद रहनुमा शेख यासीन से सबसे पहले बातचीत मनमोहन सिंह ने की थी। जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल बरकरार रखने के लिए उनकी खदमात काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई ऐसा शोबा जम्मू कश्मीर का नज़र नहीं आएगा जहाँ पे मनमोहन सिंह नज़र नहीं आएंगे। अगर उनकी गिरां कदर खदमात को देखा जाए तो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी मिसालें दी जाती है और यही वजह है कि आलमी असरात से मुल्क को बचाना हो या फिर मुल्क में किसी भी तरीके से इस्लाहात को नाफिज करना हो, मनमोहन सिंह नजर आएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। उन्होंने असम की नुमाइंदगी 5 बार की थी। 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बने। 1998 से 2004 तक जब बीजेपी सत्ता में थी, डॉक्टर सिंह राज्यसभा में अपोजिशन लीडर के तौर पर रहे। उन्होंने 1999 में साउथ दिल्ली के लोकसभा चुनाव में भी इंतखाबात लड़ा लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई को उन्हें भारत का पीएम मुकर्रर किया गया और उन्होंने 2009 में दूसरी बार पीएम पद की शपथ ली। 2014 तक इस पद पर बने रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को इंडिया की पंजाब प्रोविंस के एक जगह पे हुआ था और मनमोहन सिंह के इंतकाल पर पूरे मुल्क में इस वक्त गम की लहर है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। हमारे पंडित भाई जो यहाँ से गए थे और किसी ने भी कोई बड़ा कदम उठाया उनको वापस लाने का, उनकी मुश्किलात को जम्मू में दूर करने का, वो मनमोहन सिंह जी की हुकूमत में उन्होंने किया। करीबन 3000 से ज़्यादा शायद उनके बच्चों को यहाँ नौकरी दी कि वो घर आ सके। उनके लिए जगती जैसा एक कॉलोनी खड़ी जहाँ वो आराम से रह सकेंगे जब तक वापस आ सके। उनकी बहुत सी बातें हैं। मैं तो समझता हूँ इकबाल का शेर बहुत सही है, निगाह बुलंद नजर परसोज है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वही जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म होता है। और अल्लाह से मांगता हूँ कि उनके घर वालों को, उनकी बेगम को, उनके बच्चों को शांति दे कि वो दुख बर्दाश्त कर सके और कभी ये न भूलें कि उन्होंने जो कुर्बानियां इस वतन के लिए दी हैं वो रायगा नहीं जाएंगे। DPAP सदर गुलाम नबी आज़ाद ने भी मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। श्रीनगर पीडीपी दफ्तर में महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में पीडीपी लीडरान मौजूद रहे। जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही थी तो तब वाहिद हिंदुस्तान उन मुल्कों में था जिस पे वो असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस वक्त हमारे यहाँ इसके नरसिम्हा राव जी के वक्त में वो मिनिस्टर थे, रहे फिनांस मिनिस्टर थे। उससे पहले आरबीआई के गवर्नर रहे, तो उन्होंने सारे मुल्क को संभाला, हमारी इकोनॉमी को संभाला। मेरा अब ज़ाती तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह से आपको मैं तब से जानती हूँ कि जब 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की आपस में बातचीत चल रही थी और कोई मसला आगे चल नहीं रहा था, कुछ आपस में बात बन नहीं रही थी, तो सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ भेजा और पहली बार मैंने देखा उस शख्स को। मैंने शायद जिंदगी में इतना ज़्यादा हम्बल, इतना ज़्यादा नरम दिल, नरम गो इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर कुलगाम बीजेपी सदर जुबैर गनी ने भी अफसोस का इजहार किया। जिन्हें पूरे देश के अंदर काम किया है, खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर में मनमोहन सिंह का एक अलग ही रोल, जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की ओर लेने का एक अलग ही रोल था। तो शायद मुझे लगता है कि अब ने जो हमारे मनमोहन सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा लीडर हमें आज के दौर में नहीं मिलेगा। और मनमोहन सिंह के जो विचार थे, बड़े अच्छे विचार पूरे देश के अंदर, खासकर कश्मीर के लिए, कश्मीर के जवानों के लिए बहुत ही अच्छे थे। और हम यही चाहेंगे, हमारी यही प्रार्थना है अल्लाह ताला से कि उनकी जो आत्मा है उनको शांति मिले। अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। श्री मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे 2 बार। उनका फौत होना सारे मुल्क के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा है। 1991 में जब वो नरसिम्हा राव सरकार में वजीर खजाना थे तो उन्होंने जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इख्तियार की, वही बुनियाद बन गया इंडियन मॉडर्न इकोनॉमी की। वहीं उधमपुर बार एसोसिएशन के जरिए कोटा हाथे में डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अकीदत पेश किया गया। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 92वें साल में जो उनका स्वर्गवास हुआ, सबसे पहले मैं उनको शत नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वित्त मंत्री रहते हुए जब हमारी जो फाइनेंस क्रंचीज हुए थे तो अर्थव्यवस्था हमारी डगमगा गई थी, तो ऐसे दौर में हमारे वित्त मंत्री जी ने हमें जो फाइनेंशियल क्रंचीज से निकाला था और एक हमें नया जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी दी थी। उसके बाद वो 2 बार यहाँ प्रधानमंत्री रहे और बड़े सरल स्वभाव के हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाले, और बड़े ही मैं कहता हूँ एक बहुत नेशन का लॉस हुआ है उनके जाने से। और हमारी बार एसोसिएशन उधमपुर का प्रेसिडेंट रहा है कि जब भी कोई हमारे प्रधानमंत्री भूतपूर्व या किसी की अगर देहांत होता है तो हम जो एज अ मैटर ऑफ कंसर्न और एक सॉलिडेरिटी शो करते हुए हम 1 दिन का वर्क सस्पेंड रखते हैं। उसी प्रेसिडेंट को आगे चलते हुए हमने एक गरीब फैमिली को एक सांत्वना देते हुए आज वर्क से सस्पेंड रखा है पूरे वकीलों ने। राजपुरा सीट से एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मनमोहन सिंह का जो कल देर रात देहांत हुआ है, सबसे बड़ा लॉस है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए। एक प्राइम मिनिस्टर भी रहे, 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं
और वो जो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था और उसके जाने से हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, जिसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह इंतकाल के बाद पूरा मुल्क उनको याद कर रहा है। अपने दौर में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो हिंदुस्तानी मईशत के लिए बेहद अहम थे। उनकी बेहद सादी और कामयाब जिंदगी से जुड़ी 20 अनसुनी कहानियां आपको दिखाते हैं। मनमोहन सिंह कैसे मुल्क के वजीर आजम बने, इसका किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। जून 1991 में जब भारत माली बहरान से जूझ रहा था, तब पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने वजीर खजाना के तौर पर मनमोहन सिंह को चुना। उस वक्त मुल्क के पास सिर्फ 2 हफ्ते का खर्च बचा था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारी गिरावट आ चुकी थी। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वजीर खजाना बनाने के लिए अपने पुराने दोस्त पीसी अलेक्जेंडर से बात की। अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह से मिलने के लिए सुबह 5:30 बजे उन्हें फोन किया और उनके घर पहुंचने पर उन्हें नींद से जगाना पड़ा। मनमोहन सिंह को वजीर खजाना बनाने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा और अगले दिन दफ्तर चले गए। तब खुद उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव के कहने पर उनकी तलाश शुरू हुई और वो यूजीसी के दफ्तर में नरसिम्हा राव की पकड़ में आए। मनमोहन सिंह ने जब वजीर खजाना रहते हुए अपना पहला बजट पेश किया तो इसकी तनकीद से वो बेहद परेशान हो गए थे। दरअसल मनमोहन सिंह के बजट की तनकीद अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इससे वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने ओहदा छोड़ने का मन बना लिया था। ये बात जैसे ही वजीर आजम नरसिम्हा राव को पता चली तो उन्होंने फोन पर इस बात की जानकारी अटल जी को दी। इसके बाद अटल जी ने खुद मनमोहन सिंह से मिलकर ये कहा कि ये तनकीद सियासी तनकीद थी, जाती नहीं। जिसके बाद मनमोहन सिंह ने ओहदे से इस्तीफा देने का अपना फैसला बदल दिया। मनमोहन सिंह भले ही 2004 से 2014 तक पीएम के पद पर रहे, लेकिन वो कभी भी लोकसभा के मेंबर नहीं बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह मुल्क के इकलौते ऐसे वजीर आजम हैं जो कभी लोकसभा के मेंबर नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सियासी जिंदगी का पहला लोकसभा चुनाव मुल्क की राजधानी दिल्ली से ही लड़ा था। हालांकि वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके थे। उन्हें बीजेपी उम्मीदवार प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। विजय कुमार मल्होत्रा ने उन्हें 30,000 वोटों से हराया। मनमोहन सिंह के इंतकाल पर उनको याद करते हुए योगी सरकार के वजीर असीम अरुण ने भी एक किस्सा शेयर किया। यह किस्सा तब का है जब असीम अरुण उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह के मेन बॉडीगार्ड हुआ करते थे। असीम अरुण ने मनमोहन सिंह के साथ तस्वीर साझा की और लिखा कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहा करती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके शान शान नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए SPG ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर उसे देखा करते, जैसे वो कह रहे हो कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। मनमोहन सिंह अपनी जाती जिंदगी कितनी सादा तरीके से जीते थे, इसका खुलासा भी उनकी बेटी ने अपनी किताब में किया है। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने खुलासा किया कि उनके वालिद ने कभी भी अपने परिवार के किसी सदस्य को सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। परिवार के सदस्य चाहें तो किसी खास जरूरत के लिए भी इस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दमन सिंह के मुताबिक उनके वालिद को घर के आम कामों में भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। मिसाल के तौर पर उन्हें न तो अंडा उबालना आता था और न ही टीवी चालू करना आता था। ये छोटे छोटे किस्से बताते हैं कि मनमोहन सिंह एक बहुत ही सीधे और ईमानदार शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने कभी अपनी जाती जिंदगी में किसी भी तरह की सहूलत को तरजीह नहीं दी। भारत के पीएम रहे मनमोहन सिंह की कभी ऐसी हालत थी कि उनको पैसा उधार तक मांगना पड़ता था। मनमोहन सिंह की अहलिया गुरुशरण कौर की बायोग्राफी सीक्रेटली पर्सनल का जिक्र करते हुए उनकी बेटी ने वालिद के अनसुने किस्से सुनाए। बेटी दमन सिंह के मुताबिक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके वालिद मनमोहन सिंह के पास उस वक्त ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि उन्हें अपने दोस्त से 25 पाउंड उधार मांगने पड़े थे।
लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें सिर्फ 3 पाउंड दिए। मनमोहन सिंह की सियासी जिंदगी से जुड़ा एक अहम किस्सा साल 2011 का है, जहां सुषमा स्वराज और उनके बीच शेर व शायरी के जरिए बहस हुई थी। दरअसल तब लोकसभा में वोट के बदले नोट मौजू पर चर्चा हो रही थी और मनमोहन सिंह अपोजिशन के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी दोनों के बीच शायरी के अंदाज में जवाबी हमला हुआ। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। आंख से दूर से ही दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा। मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनके कारनामे हमेशा रहेंगे। हमारे साथ इन तमाम तर खास मौजू पर और उनकी ज़िंदगी के तमाम तर उतार चढ़ाव पर बातचीत करने के लिए इकोनॉमिस्ट GN वार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम है सर आपका। और इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब हैं कांग्रेस से। मैं दोनों हजरात का इस्तकबाल करता हूं। और GN वार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपकी नज़र में, चूँकि वो इकोनॉमिस्ट भी थे और आप भी हैं, आपकी नज़र में मनमोहन सिंह जी की शख्सियत क्या रही? देखिए, इस वक्त क्योंकि हर दिल उदास है मनमोहन सिंह जी के गुजरने पे, यही फर्क होती है एक टेक्नोक्रेट, एक इंटेलेक्चुअल, एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर में और एक पॉलिटिशियन में। जिस वक्त इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो चुका था, जिस वक्त नरसिम्हा राव जी ने मनमोहन सिंह जी पे ये जिम्मेदारी सौंपी, आप देख लीजिए लिबरलाइज्ड इकोनॉमी का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो गाइडेड लिबरलाइज्ड इकोनॉमी थी। आम लोगों की जिंदगी पे असर नहीं पड़ा, टैक्सेस उतने ज्यादा नहीं हुए और ओवरऑल देखिए कि मार्केट को किस तरह इन्होंने एक जो है एक नहज से हटने नहीं दिया। आज जब हम देख रहे हैं मनमोहन सिंह जी के बाद जो उन्होंने बेस दे दी, जो उन्होंने उस वक्त आइडियल्स दे दिए, जो उस वक्त उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया, आज भी हमारा देश जो है उसी स्ट्रक्चर पे है, लेकिन आज ये गाइडेड नहीं है। आज अगर देखिए, आप देखिए रैंडमली किस तरह हमारी इकोनॉमी जा रही है। GST रिजीम, खाने पीने की चीजों के अलावा देखें पानी के पीने, इवन सांस पे भी GST है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आम लोगों की जिंदगी इस वक्त, आप देखिए इस टैक्स रिजीम में इन्फ्लेशन कहां पहुंची है, अनएम्प्लॉयमेंट कहां पहुंची है, और उसके साथ आप देख लीजिए कि इस वक्त जो पोजीशन है टैक्स इस रिजीम की वजह से लोग कितने तंग आ चुके हैं। इसके बरकस जब पूरा कंट्री जो है इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार था, किस तरह से मनमोहन जी ने, क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि हाईली इंटेलेक्चुअल थे, किस तरह से उन्होंने देश को इस तरह से नेविगेट किया इकोनॉमी को कि आम लोगों की जिंदगी मुतासिर नहीं हुई, देश का कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ ये जरूरी है मनमोहन सिंह जी को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यही है इस वक्त, क्योंकि हर आंख नमनाक है, हर दिल उदास है। बेहतरीन तरीका उनका खराज अकीदत ये है कि काश हमारे आज के पॉलिटिशियन, काश हमारे आज के स्टेट्समैन उनके नक्श कदम पे चलने का अहद करें। सिंपल लिविंग की हम बात करते हैं, हाई थिंकिंग की हम बात करते हैं, वो मनमोहन सिंह जी की पर्सनैलिटी से आया है। किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी बिल्कुल उसी तरह से रखी, एक आम आदमी की तरह, आम आदमी के साथ जोड़े रखना, यही एक जो है एक इंसान का सबसे आला मकाम होता है। इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि हम उनके आइडियल्स पे, उनके नक्शे कदम पे, खासकर हमारे पॉलिटिशियन जो है अगर चल के दिखाएं, तो मुझे यकीन है खासकर जो उन्होंने लिबरलाइज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया वो भी एक गाइडेड इकोनॉमी थी। और इस वक्त आप देखिए, जिस वक्त मनमोहन सिंह जी ने प्राइवेट और पब्लिक मामलात में इस तरह से बैलेंस रखी कि ना प्राइवेट सेक्टर हावी हो सका, ना पब्लिक जो है, ना पब्लिक
जो है सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ रुक गई। इस वक्त पोजीशन ये है, अगर प्राइवेट सेक्टर है तो पूरे का पूरा उसने पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करके रखा है और कहीं कहीं पे प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई जगह ही नहीं है। इस वक्त इम्बैलेंस की वजह से हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। रिसेंटली हमारे कश्मीर के इकोनॉमिस्ट दराबू साहब ने जो कहा कि अगर हम एक एक पैरामीटर्स इस वक्त देखें, इकोनॉमी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, किसी एक पैरामीटर पे ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। जब हम देखते हैं मनमोहन सिंह जी, मैं इसी वजह से कह रहा हूं, हर आंख आज क्यों नमनाक है, हर दिल क्यों उदास है, क्योंकि हर एक समझता है कि एक टेक्नोक्रेट, एक इंटेलेक्चुअल, एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है क्या होता है, किस तरह से वो देश को आगे बढ़ा सकता है। पढ़ा लिखा एक वजीर आजम किस तरीके से मुल्क को आगे लेकर के जा सकता है, मनमोहन सिंह उसकी बड़ी मिसाल है। जी अनवर साहब कह रहे हैं कि हर आंख नमनाक है, हर दिल गमगुसार है, और यकीनन ये रहती दुनिया तक के लिए रहेगा। और ये मिसालें हैं उन तमाम तर सियासी लीडरान के लिए जो फिल वक्त या आने वाले टाइम पे मुल्क की बागडोर संभालेंगे। मनमोहन सिंह उनके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे रहेंगे। इंजीनियर मुजफ्फर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, उसके बाद मैं अपने मेहमान की तरफ आऊंगा। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आप कांग्रेस में बड़े पद पे रहे और हैं फिलहाल भी सीनियर लीडर हैं आप। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि मनमोहन सिंह की यादें किस तरीके से रही आपके जहन में। देखिए, पहले ही मैं खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा। तो हमने आज भी पूरा जो हमारी आंखें बहुत अश्के बार हुई और हर एक का दिल बहुत मजरूह हुआ, क्योंकि ऐसे लीडर्स कम पैदा होते हैं और कम होते हैं, तो जिनकी सोच विचार ऐसी हो तो ये बड़ी मुश्किल से ऐसे लीडर्स होते हैं। तो हमने पूरा इस पे जो कांग्रेस पार्टी है पूरा सोग मना रहे हैं और पूरी कंट्री जो है तो हर एक का जो दिल है वो गम से चूर है और हर एक मातम में जो है अभी। तो मैं कहना चाहूंगा कि उनकी जितनी भी तारीफें की जाए बहुत कम है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर दुनिया की ये सारी जितनी भी जिसको मैं बोलता हूँ पानी और जितना भी जो अगर हम ये पेड़ दरख्त काट के लाए उनको लिखे उनकी तारीफें, ये पानी खत्म हो जाए। उनके कारनामे बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदवर पैदा। जी अनवर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्फ्लेशन जिस वक्त पूरी दुनिया इस चीज से जूझ रही थी, मुल्क को किस तरीके से मनमोहन सिंह ने बचाया? क्योंकि सिर्फ हमने इतना सुना है कि इकोनॉमिकल जो मुल्क के अंदर गिरावट आई उसमें बहुत ज्यादा मुल्क तबाह भी हुए, लेकिन हिंदुस्तान को बचा लिया गया और वाहिद सहरा मनमोहन सिंह के सर जाता है। चूंकि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और इस चीज की बारीकियां समझते हैं। देखिए, चूंकि ग्लोबली इस वक्त जो नरसिम्हा राव जी, जो उस वक्त मनमोहन सिंह जी की पर्सनैलिटी ग्लोबल सतह पे जो रिकॉग्नाइज हो गई कि किस तरह से एज एन इकोनॉमिस्ट, जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट उस वक्त इंडिया में नहीं था। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था जिसमें से स्कोप बहुत कम था इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए। मनमोहन जी की जो पॉलिसीज रही, चूंकि वो ऑलरेडी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहा था, ऑलरेडी आरबीआई का गवर्नर रहा था और फिर उसका एक शानदार जो है एक एकेडमिक करियर भी था। जिस अंदाज से उन्होंने उस वक्त इकोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल्स पे अमल करते हुए इन्फ्लेशन को इस तरह से उन्होंने रोका और जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस थे उन कंट्राडिक्शंस को इस तरह से एड्रेस किया, जैसे अभी आप ही के प्रोग्राम में कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसकी मुखालफत की तो उनके पास भी कोई लॉजिक नहीं था, कोई एविडेंस नहीं थी कंट्राडिक्ट करने के लिए। उन्होंने एक पॉलिटिकल तौर पे उन पर तनकीद की, उसको भी मनमोहन सिंह जी ने सीरियस लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अगर मैं कोई भी रिफॉर्म लाता हूं इकोनॉमी में, उसमें किसी के जहन में मामूली भी कोई शुबा रहे। तो उन हालात में चूंकि उस वक्त सीधी सी बात है 1947 के बाद चूंकि इंडिया एज ए सोशल सेक्युलर
जो रिपब्लिक के तौर पे जो 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 इकोनॉमी थी, कहीं न कहीं पे वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के साथ कहीं न कहीं पे उसका तांता बंधा हुआ था। क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त इस तरह से उस जो है यहाँ के बेसिक स्ट्रक्चर को, यहाँ के लीगल स्ट्रक्चर को, फिर जो इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, इस तरह से उन्होंने इसको कनेक्ट किया और फिर लोकल इकोनॉमी पे इस तरह जो है उनकी नजर थी और इस तरह से उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया कि जो क्राइसिस थी वो क्राइसिस ज्यादा आम लोगों को मुतासर नहीं कर सकी और न वो नेशनल लेवल पे मुल्क को ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये क्योंकि एक ऐसी बात है जो ग्लोबल सतह पे रिकॉग्नाइज हुई नहीं हुई कि जितने भी पैरामीटर्स इकोनॉमी के थे, हर पैरामीटर्स में न सिर्फ मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त उसको क्राइसिस से बचा लिया, बल्कि एक वाजह ग्रोथ भी उसको दे दी। बड़ी बात है और जाहिर है कि मुल्क के अंदर इस तरह के बल्कि दुनिया भर में जो इन्फ्लेमेशन आई थी उसकी वजह से मुल्क को बचा लेना, उन तमाम तर चीज़ों से बाहर निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। इंजीनियर मुजफ्फर साहब, मैं आपसे ये समझूंगा कि चूंकि वो ज़ाती तौर पे भी जेनवार साहब कह रहे थे और मुल्क के लिए अपने आप को निछावर कर चुके थे, उन्हें हर बारीकी पे उनकी नज़र थी, पार्टी के अंदर उनका किस तरीके से असर रसूख था और किस तरीके से उनकी इज्जत थी? पार्टी के अंदर भी उनका बहुत अच्छा रसूख था और इज्जत बहुत ज्यादा थी। और आपने देखा होगा हर कोई जब भी कोई बात करता हो, आज भी जो कोई बात करता है, चाहे कहीं भी पार्लियामेंट में भी, कहीं पे भी या पार्लियामेंट से बाहर भी, मिसालें दिया करते थे हर जगह। हम भी मिसालें देते हैं आज भी कि मनमोहन सिंह के जमाने में जब भी मतलब आज तो लोग मुसीबतों से जूझ रहे हैं, तो आज भी हम वही मिसालें देते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने कैसे इसको बैलेंस करके रखा था, किसी एक तबके को मतलब आंच नहीं आने दिया या इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल किया था। इकोनॉमिक्स जब क्राइसिस थे तो उसमें कैसे इन्होंने बड़ा वो बैलेंस करके रखा था। तो ये भी एक उसको बोलते, जब मैंने पहले ही बोला कि मतलब ऐसे लीडर्स बहुत कम पैदा होते हैं, तो इसीलिए ऐसा लीडर अब फिर से मुझे लगता है इस कौम को मिलना बहुत मुश्किल है। और हर जगह हर मतलब कहीं पे भी जहां पे पार्टी के अंदर बात होती है, इनकी मिसालें आज भी हम देते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि मतलब इन्होंने एक अपना वो छाप छोड़ के गए हैं। और मुझे लगता है हर किसी को जो भी कोई आए उसको इनके नक्शे कदम पे चलना होगा और चलना सही है, क्योंकि ये वो ऐसे है जिसने कंट्री को बिल्कुल सही दिशा दी थी। और अच्छी आप देखिए जीडीपी कहाँ पे मतलब जब ये प्राइम मिनिस्टर थे जीडीपी कहाँ थे, और बहुत अच्छे ऊंचे पदों पे रह चुके हैं, बहुत सारे पदों पे एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बहुत सारे जो हाईएस्ट पोस्ट है उन पे रह चुके हैं। और हर जगह इन्होंने अपना काम दिखाया और अपनी जो जहनियत है, काबिलियत है, वो दिखाया। हर एक वो समझता है, जानता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी काबिलियत और उनकी जो मतलब स्ट्रेंथ और उनका जो हौसले वो कितने बुलंद थे और कैसे वो लीडर थे, हर कोई जानता है, बताने की वैसे जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत लाश है, तो हम मतलब क्या बताऊं, पार्टी की तरफ से उनके लिए बहुत नाज है, यकीनन बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर दूर चकवाल के एरिया में वो पैदा हुए 1932 में, और वहाँ पे उन्हें मोहना कहा जाता था, गांव का मोहना। काफ़ी खूबसूरत थे, ज़हीन थे पढ़ने में। आज भी वो रजिस्ट्रेशन नज़र आता है, उनकी जो रिसर्च सामने आती है। वहीं उन्होंने गुल्ली डंडा खेला, छुपन छुपाई खेली, बच्चों के साथ पुरानी यादें बिताई। और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था जे अनवर साहब के मिट्टी के तेल के नीचे पढ़ने से उनकी शुरुआत हुई थी। मिट्टी का तेल का दिया किस तरीके से होता है शायद हमारी जनरेशन ने देखा भी ना हो, लेकिन उन्होंने वहां से पढ़ने की शुरुआत की और आज मुल्क के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे न सिर्फ इकोनॉमिस्ट के तौर पे मशहूर हुए, बल्कि आज भी इंटरनेशनली उनको पहचान मिली। और आज उनकी वफात पे बड़े बड़े लीडर, इवन ओबामा ने भी ट्वीट किया, एक्स पर उन्होंने अपने श्रद्धांजलि दी उन्होंने, और उनके लिए बहुत खूब
खूबसूरत अल्फाज लिखे। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा जी अनवार साहब कि आखिर क्या वजूहात रही जिसकी वजह से एक छोटे से गांव का, बिल्कुल जो कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं रहा पाकिस्तान का, फिर वो इंडिया में आया, लेकिन किस तरीके से वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए? क्या कुछ वजूहात रही जिंदगी के उनके? देखिए, जो आदमी स्क्रैच से स्टार्ट होता है, फिर जब एक लेवल पे पहुंचता है, क्योंकि वो बॉर्न जीनियस थे, उसके बाद उनकी मेहनत, उनकी जो उनका एकेडमिक एक शानदार हमेशा करियर रहा, उसके बाद जो वो जुड़े रहे अपने बेसिक रूट्स के साथ, 800 मारुति में चलना और फिर आम लोगों के साथ अपनी जिंदगी को जोड़े रखना, यानी वो कभी भी अपने रूट से, आम लोगों से, आम लोगों के लाइफस्टाइल से, आम लोगों के मुश्किलात से कभी उन्होंने अपने आप को दूर नहीं रखा। देखिए, आज हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो ही एक पॉलिटिशियन, जो ही एक स्टेट्समैन, जो ही एक मिनिस्टर एक लेवल से थोड़ा ही जब वो नेक्स्ट लेवल की तरफ आता है, तो हम देख रहे हैं कि वो उसको अपनी इमेज का वो कितना इमेज कॉन्शियस हो जाता है, सूट से लेके फोटोशॉट से लेके उसकी जो पब्लिक इमेज है, पीआर उसका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। मनमोहन सिंह जी की ग्रेटनेस ये थे, न उनको पीआर की प्रॉब्लम थी, न उनको किसी जो है फोटो शॉट्स या फोटो पिक्चर जो है पोस्टर्स की जरूरत थी। उन्होंने अपने आप को जो नेचुरल ग्रोथ थी, जो नेचुरल रफ्तार थी, उस रफ्तार से वो नहीं हटे, अपनी रफ्तार को कायम रखा, अपने आप को जोड़े रखा। जब एक आदमी का दिल, एक आदमी का दिमाग अपने रूट से, आम लोगों से जुड़ा रहता है, तो उससे उसकी सोच पे असर आ ही जाता है। हम बड़ी बात है कि जो अपने रूट से जुड़ा रहता है वो हमेशा उसकी सोच भी उतनी ही जुड़ी रहती है अपनी बुनियाद से, और यही वजह है कि चकवाल का वो मोहना जो कि मिट्टी के तेल के दिए में पढ़ाई किया था, उसकी सबसे अहम बात शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि कैम्ब्रिज और दूसरी जो बरतानवी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से भी वो फारिग थे। इंजीनियर मुजफ्फर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी इस्लाहात उनके नाम बताए जाते हैं कि मनमोहन सिंह के दौर में काफ़ी कुछ हुआ था, ऐसा बताया जाता। क्या कुछ तरक्याती काम रहे जो मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए किया? बहुत कुछ किया उन्होंने, उसमें दोहराई नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा उन्होंने चाहा कि यहाँ अमन हो, खुशहाली हो, ये कायम रहे, क्योंकि हालात भी खराब थे बहुत। उसको उस टाइम वो कंट्रोल करना, वो काबू में रखना, वो भी एक बड़ा चैलेंज था उस टाइम। और क्योंकि वो पहले उसको मैं बताऊं कि तब आग लगी थी, वो आग तो उसी टाइम लगी थी, तो वो कंट्रोल करना वो बड़ी बात होती है। और अभी वार साहब ने बात एक कही कि इनकी जो सीधी सादी जिंदगी, उससे तो मतलब हमें सीखना चाहिए, हर एक को सीखना चाहिए कि सीधी सादी जिंदगी। इन्होंने एक बात ये कही कि जब पॉलिटिशियन आते हैं थोड़ा सा अप होके, तो उनका प्रोटोकॉल, वो दूसरी चीजें, वो फोटोशॉप, वो बाकी चीजें, इनमें वो नहीं थी, सीधी सादी जिंदगी थी। और मुझे लगता था कि हर एक के साथ मतलब वो एक लेवल के तहत चलते थे। मतलब मुझे लगता है कि मतलब ऐसा मेंटेन रखना ये बहुत बड़ी बात थी। और आजकल मैं जो देख रहा हूं कि आज प्रोटोकॉल का ज्यादा वो भाव है ज्यादा, कि आज जब कोई पॉलिटिशियन बनता है तो उसके बाद थोड़ा सा चेंज होके तो उसके बाद वो किसी की तरफ देखता नहीं है। लेकिन इनमें बहुत सारी क्वालिटीज थी कि मैंने पहले ही कहा कि जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम है। और देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ी बात है। आपने जो चीज़ कहा कि जम्मू कश्मीर में पीस अमन कायम करने के लिए उनका बड़ा योगदान था, ऐसा कहा जाता है और ये चीज़ें तारीख गवाह है इस चीज़ के लिए कि शेख मोहम्मद यासीन से सबसे पहले बात करने वाले लीडर मनमोहन सिंह थे, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन की बहाली हो और अलहदगी पसंद लीडरों की जो मांगे हैं, मुरादें हैं, उसे दूर करके मुल्क के साथ और मेन स्ट्रीम में उसे जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात कि जो रेलवे प्रोजेक्ट लोकल तौर पे जम्मू कश्मीर में है, वो रेलवे प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह ने शुरू करवाई थी। और जो बारामूला उधमपुर रेल लिंक प्रोजेक्ट आज सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें आता है, वो रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत भी मनमोहन सिंह ने की थी। और सबसे अहम बात कि
जो जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, उनके लिए बड़े कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। उनके लिए सैटेलाइट टाउन और POJK के जो रिफ्यूजी थे उनके लिए जो खिदमात उन्होंने अंजाम दी, आज तक वो याद किए जाएंगे। शायद उनके लिए जो गुजारा भत्ता शुरू किया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है मनमोहन सिंह ने किया था। और इसके अलावा भी बहुत सारे, नेशनल हाईवे को 4 लेन किया जाना मनमोहन सिंह के दौर में हुआ थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जम्मू कश्मीर की जो अभी तरक्याती प्रोजेक्ट पे अगर बात की जाए तो शायद बहुत लेट हो जाए। लेकिन मैं अपने मेहमान की तरफ आऊंगा। JNWAR साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अक्सर हम लोगों ने ये सुनी सुनाई खबरें सुनी हैं आमतौर पे कि जिस वक्त $130 के आसपास बैरल कच्चा तेल जो है था, खाम तेल था, उस टाइम पे हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत 60-64 रुपए थी। ये कैसे मुमकिन हो पाया था? और आज जबकि कीमत घट के बहुत कम आ गई, बीच में भी $30-35 फी बैरल आया था, तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा पैसे बढ़ गए थे पेट्रोल के और डीजल के। मैं आपसे समझूंगा कि ये क्या फंडा था, कौन सा ऐसा हुनर उन्होंने आजमाया था जिसकी वजह से उन्होंने उस इन्फ्लेशन को रोक दिया था? देखिए, दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो भी पॉलिसी थी वो एविडेंस बेस्ड और लॉजिक ड्रिवन थी। उनके पास पूरे इकोनॉमिक स्टैट्स डाटा, उस पर वो फैसले लेते थे और उनके सारे फैसले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। अगर आप यहां देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक नरेंद्र मोदी जी तक, अगर आप सारे प्राइम मिनिस्टर्स का बैलेंस शीट देखें, अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे सेक्टर्स में देश को नुकसान भी पहुंचा है। जब हम एक फेयर एनालिसिस देखते हैं, क्योंकि ये तो एक इसका ह्यूमन एंगल है, क्योंकि अक्सर प्राइम मिनिस्टर्स की पॉलिसी सब्जेक्टिव कहीं न कहीं पे रही है, पॉलिटिक्स के ताल्लुक से, अपनी पार्टी के ताल्लुक से, पर्सन के ताल्लुक से वगैरह। मनमोहन सिंह जी अकेले प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया में जिनका बैलेंस शीट देखें तो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं। उन्होंने सिर्फ कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी वो लॉजिक ड्रिवन और एविडेंस बेस्ड थी, डाटा ड्रिवन थी। वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को या दूसरे मामलात को माइंड में नहीं रखते थे। यही वजह आप देखिए, इंडिया का वाहिद प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सबसे कम स्टेटमेंट दिए होंगे, जिन्होंने सबसे कम जो है। इसी से याद आता है JNWAR साहब, मैं बीच में माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। अक्सर लोग ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर सोशल मीडिया पे अक्सर हमने सुना कि वो मनमोहन सिंह नहीं मोहन सिंह थे, कुछ बोलते नहीं थे। ये इल्जामात उनके ऊपर बहुत ज्यादा लगे कि वो बहुत ज्यादा खामोश रहते थे, बोलते नहीं थे। क्या वजूहात थी? इन तमाम तर चीजों के बारे में भी हमें रोशनास करें। देखिए, जितना आदमी डीप होता है, जितना एक पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज, फिर जो इंपॉर्टेंट इदारे, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, इनका हेड बनने के बाद उनकी जो लेवल पहुंची थी, उस लेवल का इंडिया में उस वक्त भी और इस वक्त भी कोई फर्क नहीं है। जब इस लेवल पे आदमी होता है तो उसको जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, आम लोग उसको अपनी लेवल से, अपने परसेप्शन से उसको देखेंगे, लेकिन उनकी लेवल इतनी ऊंची होती है कि जैसे उसने कहा कि तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख, यानी मेरी पेशेंस देख, आप अपनी सोच से मुझे मत तोलो, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, यानी जिन आंखों से आप मुझे देख रहे हैं मैं वो नहीं हूं। मैं आपकी सोच से, आपके पैमाने से काफी ऊंचा हूं। यही वजह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस लेवल पे थे जो लेवल आम आदमी अंडरस्टैंड कंप्रेंड कर ही नहीं सकता है। यही वजह है कि आज जब हम देख रहे हैं, जितनी भी उनकी पॉलिसीज रही है, कोई उन पे उंगली नहीं उठा सकता है। आज जितना भी इस वक्त हमारे पॉलिटिशियन कुछ भी कहें, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर मनमोहन सिंह ने दिया, उसका कोई पालन नहीं है। इवन मैं वो रेफरेंस बता नहीं पाऊंगा कि कोई सब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत ही क्लोज एक आदमी ने मुझे बता दिया उन दिनों, चूंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कि मनमोहन सिंह जी की PV नरसिम्हा राव से पर्सनल लेवल पे नहीं बनती थी।
ये जिनवार साहब बहुत ही खूबसूरत बात कही। ये अफवाहें हों या फिर सच्चाई हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन हमने सुना था ये चीज। मैं आपसे ये समझूंगा कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के दौर में कई खिदमत अंजाम देते हुए नजर आते हैं, नरसिम्हा राव से भी उनकी नहीं बनती थी, इसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन उसके बावजूद नरसिम्हा राव उनको एक बड़े पोजीशन पे कैसे दे देते हैं, ये चीजें समझ में नहीं आई। देखिए, जिस वक्त क्योंकि नरसिम्हा राव जी खुद एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बिल्कुल अलग बात है कि एक उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी जो बिल्कुल कांग्रेस से भी डिफरेंट थी, लेकिन जब उन्होंने अच्छी तरह गाज किया, जब उन्होंने रिपोर्ट्स को स्टडी किया, इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि देश कभी भी कोलैप्स कर सकता था। तो उन्होंने पूरी रिसर्च के बाद इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी मनमोहन सिंह जी को जितने भी लोगों ने उनके साथ किया था, चाहे उसमें वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स थे जो उनके कुलीग वगैरह रहे थे, पूरा डाटा रिसर्च के बाद उनको लगा कि मनमोहन सिंह जी के बगैर देश को कोई नहीं बचा सकता था। बड़ी बात है। जैन राव साहब, बीच में आपको माफी के साथ फिर रोकना चाह रहा हूं मैं, ताकि मैं पैरेलल चीजें आपसे समझ पाऊं। उस वक्त जो भी सूरत हाल थी इन्फ्लेशन के दौर में पूरी दुनिया में, जब क्राइसिस थी, लेकिन उसके बावजूद टैक्स में इजाफा नहीं हुआ, ये लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जबरन कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई, महंगाई हद से ज्यादा नहीं बढ़ी, जो आम लोगों पे उसका काफी असर देखने को नहीं मिला। तो हुकूमत ने क्या अपने ऊपर वो घाटा लिया था, अपने ऊपर वो नुकसान झेला था, या कोई दूसरा रास्ता था? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो है, मैंने कहा, जो मैंने पहले ही बताया कि चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसीज थी वो ऑब्जेक्टिव थी, उसमें कहीं सब्जेक्टिविटी नहीं थी, न कोई उसमें पॉलिटिकल एंगल होता था, न उसमें कोई पर्सनल एंगल होता था। हाँ, यही वजह है कि इस वक्त भी अगर आप देखिए, इस वक्त भी अगर पॉलिसीज मेरिट बेस्ड हो, डेटा बेस्ड हो, एविडेंस बेस्ड हो, इस वक्त भी क्राइसिस नहीं रहेगी। हमारी प्रॉब्लम है कि देखिए, मनमोहन सिंह जी को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि कोई मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, क्योंकि वो उस लेवल से बहुत आगे जा चुका था। उसको ये परेशानी नहीं थी कि लोग मुझे किस एंगल से देखें, ना उनको ये परेशानी थी कि लोग देखें कि ये कितना पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो तो आज हमारे उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर मैक्सिमम रहे, उनको ये भी परेशानी होती थी ना, या तो पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज्यादा थे, या अपनी इमेज कॉन्शियस थे, क्योंकि वो इन चीजों से बालातर थे। ये कह सकते हैं कि ये वो जात थी जिन्होंने अपनी जात की परवाह नहीं की, अपने कद की परवाह नहीं की। बिल्कुल, उन्होंने कोई अपनी जात की परवाह की, बिल्कुल, और अपने ओहदे की परवाह नहीं। यहाँ में एक चीज जिसकी तरफ आपकी तवज्जो इस वक्त जो इससे पहले मैंने भी मबजूल करने की कोशिश की, वो आप देख लीजिए, नरसिम्हा जी ये जो है इन मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी पे एक भी आदमी उंगली नहीं उठा सकता है। ये होती है कॉम्पिटेंस, ये होती है लेवल ऑफ हाई थिंकिंग, ये होती है कमिटमेंट टू नेशन। अदरवाइज एक भी प्राइम मिनिस्टर बताइए जिसने अगर 10 चीजें अच्छी कंट्रीब्यूट की तो 9 खराबी हो गई। ये होती है शख्सियत, ये होती है एक सियासतदान की हैसियत, ये होता है एक शख्स जो अपने साथ लोगों के लिए बड़ी मिसालें छोड़ जाता है, रहती दुनिया तक के लिए एक बड़ी मिसाल छोड़ जाता है। जी अनवर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी गहराई से तमाम तर खूबसूरत बातें शेयर करने के लिए, उन्हें बेहतरीन श्रद्धांजलि के लिए। और इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम तर बातचीत के लिए। अब आपको उनकी ज़िंदगी के जो रिलेटेड बड़े बड़े कारनामे हैं उनको हम आपको दिखाते हैं, ताकि मनमोहन सिंह को बेहतर अंदाज में कैसे टीवी की जानिब से श्रद्धांजलि पेश की जा सके। मनमोहन सिंह की जिंदगी से जुड़ा एक अहम पहलू है जो पैदाइश से लेकर इंतकाल तक उनके साथ रहा। ये था 26 का नंबर। मनमोहन सिंह की पैदाइश भी 26 को हुई थी और उनका इंतकाल भी इसी तारीख को हुआ। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अनडिवाइडेड भारत के पंजाब प्रोविंस के गाह गांव में हुआ था। ये हिस्सा अब पाकिस्तान में है। मुल्क का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। यहीं से उनका कैरियर शुरू हुआ। मनमोहन सिंह पाकिस्तान में जहां जन्मे वहां उनके नाम पर एक स्कूल भी है। इसे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई।
मनमोहन सिंह को हिंदुस्तानी मईशत के ऐतिहासिक सुधारों में अदा किए गए अपने किरदार के लिए हमेशा याद किया जाएगा। 1991 में जब भारत माली बहरान का सामना कर रहा था, तब उस वक्त के पीएम पी.वी. नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वजीर खजाना मुंतखब किया। उस वक्त भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खतरे में था, महंगाई बढ़ रही थी और मुल्क पर भी भारी खर्च था। मनमोहन सिंह ने मईशत को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की तवज्जो खींचने, सरकारी कंट्रोल कम करने और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ बड़े सुधारों की शुरुआत की। इन सुधारों के तहत उन्होंने कई अहम फैसले किए, जैसे कि सरकारी इंडस्ट्रीज की निजकारी, इंपोर्ट ड्यूटी कम करना और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना। इस पॉलिसी के तहत भारतीय बाजारों को ग्लोबल कंपटीशन के लिए खोल दिया गया, जिससे हिंदुस्तानी मईशत को एक नई राह मिली। इन सुधारों ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ने का काम किया और भारत में इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज हुई। ये एलपीजी सुधार हिंदुस्तानी सियासत और मईशत के तारीख में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मनमोहन सिंह की एक बड़ी कामयाबी अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील भी थी और इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार भी दांव पर लगा दी। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाशिंगटन में अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के साथ न्यूक्लियर डील साइन की। इसके जरिए न्यूक्लियर ट्रेड को लेकर भारत का 30 साल का बनवास खत्म हो रहा था। इस डील की मुखालफत में लेफ्ट पार्टियों ने यूपीए सरकार से हिमायत वापस ले ली। उस वक्त लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे। सरकार को सदन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से गुजरना पड़ा। मनमोहन सिंह की सरकार ने सपा नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत लिया। मनमोहन सिंह को हिंदुस्तानी मईशत को सुधारने में अहम किरदार अदा करने के लिए जाना जाता है। 1991 में जब भारतीय सरकार ने माली बहरान का सामना किया, तो मनमोहन सिंह ने वजीर खजाना के तौर पर लिबरलाइजेशन और नीति सुधार की तरफ कई तारीखी फैसले किए। ये कदम मुल्क को माली बहरान से उबारने में कारगर साबित हुए। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक मुल्क के पीएम रहे। अपने 10 साल के दौर इख्तिदार में मनमोहन सिंह ने कई अहम फैसले लिए, जिसके लिए मुल्क उन्हें हमेशा याद रखेगा। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी नरेगा को लागू किया। बाद में इस योजना का नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा किया गया। इस योजना का मकसद गांव में रहने वाले हर परिवार को कम से कम रोजगार मुहैया कराना था। मनरेगा के अलावा आरटीआई और एजुकेशन एक्ट भी मनमोहन सरकार के दौर में ही शुरू हुए। उन्हीं के दौर में आधार योजना भी शुरू हुई, जिसने भारत में डिजिटल पहचान की एक नई शुरुआत की। इसका मकसद आवाम को एक यूनिक आईडी देना था, जिससे सरकारी स्कीमों का फायदा सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचाया जा सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह मुल्क के मशहूर इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत में प्री मेडिकल कोर्स में दाखिला लिया था, क्योंकि उनके वालिद चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। लेकिन कुछ महीने बाद ही उन्होंने इस टॉपिक पर रुचि खो दी, जिससे उन्होंने कोर्स छोड़ दिया। मनमोहन सिंह को साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें उन्हें फौरी तौर पर दिलचस्पी पैदा हुई। इसी वजह से वो एक बड़े काबिल इकोनॉमिस्ट बने। वज़ीर आज़म के तौर पर मनमोहन सिंह का दूसरा दौर इख्तिदार तनकीदों से घिरा रहा, क्योंकि उस वक्त महंगाई, टेलीकॉम, कोयला घोटाले से घिरी उनकी सरकार को तनकीद का सामना करना पड़ा। उस दौरान उन्हें कमजोर पीएम तक कहा गया। इस माहौल में साल 2014 में बतौर पीएम अपने दूसरे दौर के आखिर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे भरोसा है कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। 2014 में पीएम के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी सियासी पारी राजस्थान से खेली। मनमोहन सिंह 2019 से अप्रैल 2024 तक आखिरी बार राजस्थान से राज्यसभा मेंबर रहे। 2019 में जब वो राज्यसभा की एक सीट से उपचुनाव के लिए उतरे थे, तब इस सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार थी। कांग्रेस के पास 100 से ज्यादा विधायक थे। ऐसे में मनमोहन सिंह की जीत हुई। दिलचस्प बात यह है कि यह सीट बीजेपी के दिग्गज नेता और साबिक बीजेपी सदर मदन लाल सैनी के इंतकाल से खाली हुई थी। मनमोहन सिंह का दौर पूरा होने के बाद यहां से सोनिया गांधी ने बिला मुकाबला इलेक्शन जीता।
मनमोहन सिंह की शुरुआती जिंदगी चैलेंजेस से भरी हुई थी। उनकी जिंदगी के शुरुआती चैलेंजेस का जिक्र मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब में भी किया है। कहा जाता है कि उन्हें किस तरह पैसों की किल्लत से दो चार होना पड़ा था। अपनी जद्दोजहद के दिनों में भी मनमोहन सिंह ने मेहनत करना नहीं छोड़ा और वो मेहनत के साथ अपना एक अलग मकाम बनाने में लगे रहे। दरअसल जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। मनमोहन सिंह की तारीफ अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी खूब की थी। ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में डॉक्टर मनमोहन सिंह की खूब सराहना की। बराक ओबामा ने जून 2010 में कनाडा में हुए G20 समिट के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद कहा था, व्हेन मनमोहन सिंह स्पीक होल वर्ल्ड लिसन, यानी जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तब पूरी दुनिया सुनती है। नवंबर 2020 में छपी ओबामा की ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब में उनकी पहली भारत यात्रा और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हुई बातचीत को खास तौर पर शामिल किया है। ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत की इक्तिसादी तब्दीली के मेमार के तौर पर बताया और उन्हें ज़हीन, सोचने वाला और वफादार रहनुमा बताया। मनमोहन सिंह पिछले ही साल दिसंबर में सरमाई इजलास के दौरान भी व्हील चेयर पर राज्यसभा में पहुंचे थे। इस साल जब उन्होंने अपनी 33 साल लंबी संसदीय पारी खत्म की तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना की थी। पीएम मोदी ने उस पल को याद किया जब मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर वोटिंग करने आए थे। दरअसल 2023 में मनमोहन सिंह राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पेश होने के दौरान वोटिंग करने पहुंचे थे। इसके बाद 2024 में ही हुए लोकसभा चुनाव में भी उनकी वोटिंग की तस्वीर सामने आई थी। मनमोहन सिंह के नाम बहुत सी कामयाबियां दर्ज हैं। RBI के गवर्नर बने, वजीर खजाना रहे और पीएम की कुर्सी तक पहुंचे। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले ऐसे हिंदुस्तानी थे जो लगातार दूसरी बार पीएम बने। मनमोहन सिंह पहले 2004 से 2009 और फिर 2009 से 2000